डिमिट्री वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि वल्हाला किंगडम में एक रिबेलियन शुरू हो जाता है और वो सारे मिलकर एक जगह पर कब्जा कर लेते हैं। अब वहां पर एरीज जाता है रोमन के कहने पर और वहां के जो सेकंड रैंक वॉरियर होता है और फर्स्ट रैंक वॉरियर होता है उन्हें चैलेंज कर देता है। अब एरीज बहुत आसानी से सेकंड रैंक वॉरियर को हरा देता है क्योंकि वो रोमन के साथ ट्रेन कर रहा था। लेकिन वहां पर वॉरियर स्पिरिट को साइड में फेंकने के बाद वल्हाला ऑफिशियल्स कहते हैं कि मार दो एरीज को, और रोमन ने ये पहले ही उसे समझाया था कि ऐसा होगा और वो सब इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थे। ये सब कुछ पहले से ही ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और दूसरी तरफ रोमन भी वल्हाला के वेस्टर्न फ्रंट पर अटैक कर देता है जहां के मेजेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे हम तो इसे हरा देंगे। लेकिन वहां पर प्रिंस एडविन आया था जो कि एक 5 या 6 स्टार मेज बन चुका है। वो बहुत पावरफुल है और वो कॉन्फिडेंट है कि जिस डिफेंस के लिए चिल्ला रहे थे कि हम 10 दिन तक इन्हें रोक लेंगे वो मैं 2 घंटे में तोड़ दूंगा। अब आगे फीनिक्स टावर का मेज फीलिक्स कहता है कि प्रिंस एडविन की हेल्प करो और सामने वाले के स्पेल्स को डिसमेंटल कर दो। हम उन्हें 1 सेकंड का भी चांस नहीं दे सकते। हमें जल्दी से जल्दी और ओवरवेलमिंग तरीके से उन्हें हराना है ताकि एरीज को जितना ज्यादा सपोर्ट हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट मिले। और वहां पर जितने भी फीनिक्स टावर के मेजेस होते हैं वो सब अपनी जी जान लगा देते हैं। वो सब डिस्पेल का यूज करते हैं। डिस्पेल एक ऐसा मैजिक है जो कि सामने वाले मैजिक को नलीफाई कर देता है। अब वल्हाला किंगडम में जहां पर उन्होंने एक वॉल बना दी थी उनके ऊपर एक मैजिक सर्कल आ जाता है जो कि रोमन के मेजेस कर रहे थे और वो धीरे धीरे उस दीवार को तोड़ने लग जाते हैं और उसे रिपेयर भी नहीं कर पाते। और जो सामने वाले मैजिक टावर का जो हेड होता वो कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रोको उन्हें, किसी भी कीमत पर रोको, जल्दी से उसे रिपेयर करो। प्रिंस एडविन अपनी जी जान लगा देता है और वो सामने वाले एनिमी की डिस्पेल स्पेल को हटा देता है, उनकी दीवार को तोड़ देता और कहता है कि हम दुश्मन को देख पा रहे हैं। वो फीनिक्स को इशारा करता है और उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। उसे एक ऐसा चांस मिलता है जिसका वो इतनी टाइम से वेट कर रहा था और वो अपनी सारी पावर एक अटैक में इन्फ्यूज करता है और वो होता है फ्लेम कैनन। और उसके साथ साथ प्रिंस एडविन यूज करता है फायर कैनन। 2 5 और 6 स्टार मेज जिन्हें रोमन की सुपीरियर टेक्निक भी मिली है वो दोनों अपने मोस्ट पावरफुल स्पेल का वहां पर यूज करते हैं और वो एक अटैक जाता है और उनके डिफेंस पर तबाही मचा देता है। उनके सामने होता है डिफेंस मैजिक टावर जो कि अपने डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा घमंड करते थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता। और इन दोनों के एक कंबाइंड स्पेल ने 100 मेज की पावर को मिट्टी में मिला दिया था। उनकी उस ब्लू शील्ड में क्रैक्स आने लग जाते हैं, वहां पर लाइटनिंग आती है और वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं कि शिट ऐसा नहीं हो सकता, मैजिक बैरियर को रिपीट करो, रिपेयर करो जल्दी जल्दी। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एडविन और फीनिक्स मैजिक टावर का हेड दोनों ही अपनी जी जान लगा देते हैं और उनके एक और अटैक से वो स्पेल भी टूट जाता है और उनके कैसल की जो वॉल होती है वो भी टूट जाती है। पत्थर यहाँ वहां उड़ते हैं, हर जगह तबाही मची होती है। रोमन को एक चांस दिखता है कि वो दीवार टूट चुकी है, सारे के सारे सोल्जर्स अटैक करो। उसके सारे सोल्जर्स उसकी बस एक आवाज सुनते ही पागल बैल की तरह वहां पर भागना शुरू करते हैं और सब कुछ तबाह करना शुरू कर देते हैं। रोमन, उसके पर्सनल नाइट्स, उसके गार्ड्स, उसके मेज, यहां तक कि उसके नॉर्मल ट्रूप्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इसी के साथ रोमन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है कि इस चैनल पर 3 और नई सीरीज आने वाली हैं। उन तीनों के फर्स्ट एपिसोड एक ही दिन में रिलीज होंगे। तुम्हें जो भी पसंद हो उस पे वोट करना और वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब बैक टू डिमिट्री वॉर। वहां पर जो वल्हाला के ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत में होते हैं। वो यहां से वहां घूम रहा था कि यार मैंने जितना सोचा था रोमन उससे जल्दी मूव कर रहा है, इतना किसने एक्सपेक्ट किया था, वो घटिया इंसान वो यहाँ पर क्यों आया है। वो चलते हुए जा रहा था, उसके चेहरे पर वो डर, वो घबराहट दिखाई दे रही थी और वो सोच रहा था कि यार हमारे पास 100 मेज हैं, 1 लाख सोल्जर्स हैं, उसके साथ साथ माउंटेन मैजिक टावर के लोग भी वहां पर खड़े हैं, हम कम से कम उन्हें 2 हफ्ते वहां पर रोक पाएंगे। लेकिन इस बेचारे को कहां पता था कि वो 2 घंटे में यहां पर आ जाएगा। और अपने दांत टाइट करता और सोचता कि यार रियल दिक्कत रोमन डिमिट्री नहीं है, वैसे ये पागल हो चुका है, रियल दिक्कत है एरीज और सीजर। अगर एरीज जीत गया तो नंबर 1 रैंकर बन जाएगा वल्हाला का, जो कि बहुत दिक्कत की बात होगी। इस टाइम पर सीजर को उसे हरा
हराना ही होगा। ये उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट होगी। आज तक ना इतनी इंपॉर्टेंट फाइट कभी हुई है ना ही होगी। इससे पूरे वैल्हैला किंगडम का फ्यूचर डिसाइड होगा। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है देखने के लिए वहां पर हो क्या रहा है, और ये सारी चीजें पूरे पूरे वैल्हैला किंगडम में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। और लोग आपस में सोचने लग जाते हैं यार कौन जीतेगा। कोई कहता है कि ऑफ कोर्स सीजर जीतेगा यार, वो नंबर 1 रैंकर है। और वहीं दूसरी तरफ वल्हला के जो नोबल्स या फिर ऑफिशियल्स थे वो सोच रहे थे कि यार बस एरीज ना जीत जाए, क्योंकि अल्वारेज जो उसकी सेकंड रैंकर था उसे इसने ओवरवेलमिंग तरीके से हराया है। सेकंड रैंक को कोई इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। एरीज ऐसे मूव कर रहा था जैसे वो एफर्ट कर भी नहीं रहा है। वो वहां ऊपर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यार बस प्लीज प्लीज सीजर ये बैटल जीत जाए। और उसके बाद वहां पर सारे लोग एक्साइटेड हो जाते कि सीजर एट लास्ट वो आ गया है, वल्हला का नंबर 1 रैंकर। वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी तलवार लेकर आ रहा था और ये वल्हला का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन था। और उसके बाद वहां पर जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करता है कि वल्हला का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन सीजर, जो कि आज तक कभी नहीं हारा है, वो एरीज की चैलेंज को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। एरिस उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी स्माइल चेंज हो जाती है, जैसे उसे पुराना बदला याद आ गया हो, उसके डार्क एम्बिशन याद आ गए हों। अब एरीज वहां पर खड़ा था और उसकी तलवार पर लाल लाल कुछ लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सीजर खड़ा था जो कि आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। और सीजर उसे आकर कहता है कि एक टाइम था जब तुम मुझसे सीखना चाहते थे, जब तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते थे, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जैसा गंदी नाली का कीड़ा जिसे यहाँ पर बस एक्सेप्ट किया गया था, वो मुझे वल्हला के ग्रेटेस्ट वॉरियर को चैलेंज करने की सोच रहा है। एरीज बस स्माइल करता और कहता है कि वाह, अपने पुराने दोस्त को वेलकम करने का ये काफी कमाल का तरीका है। क्या तुम तमीज भूल गए हो? चलो कोई बात नहीं, जब मैं जीत जाऊंगा तो उसके बाद मैं तुम्हारी तरह बिहेव नहीं करूंगा, मैं तुमसे तमीज से ही बात करूंगा, अगर तुम जिंदा रहे तो। और सीजर उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा पावर गैप है, और ये सच में अनफॉर्चुनेट होगा। अगर तुम मेरे डिसाइपल बन गए होते, तुम मेरे स्टूडेंट बन गए होते, तो तुम सब कुछ इनहेरिट कर सकते थे जो मेरे पास है। वो अपने बेल्ट को अनबकल करता अपनी तलवार निकालने के लिए कहता है कि बड़ी ही फूलिश चॉइस थी कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए। और उसकी तलवार उसकी जितनी ही लंबी थी। और सीजर कहता है कि यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ जाओ, मुझसे भीख मांगो अपने पुअर जजमेंट के लिए, मुझे चैलेंज करने के लिए, कसम खाओ कि तुम हमेशा के लिए वल्हैलन एम्पायर के लिए सर्व करोगे, वल्हला किंग के लिए सर्व करोगे, और शायद तब मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन एरीज ये सुनकर हंसने लग जाता है कि हाँ, 10 साल पहले मैंने चाहा था कि तुम मुझे सिखाओ, अपनी सारी टेक्निक सिखाओ, लेकिन तुम कोई स्पेशल नहीं थे। एज अ स्वॉर्ड्समैन, एज अ वॉरियर, मुझे जिससे भी इंस्ट्रक्शन मिल सकती थी बिना किसी प्रेजुडिस की, चाहे वो कहीं से आया है, कहीं का है, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं सबसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता था। जब तक वो मेरी हेल्प कर सकते थे तब तक मैं उनके साथ रहता था, लेकिन हमेशा यही होता था। एंड में बस एक ही चीज होती थी कि मुझे लगता था कि मैं उनकी टीचिंग सीख कर एक हफ्ते बाद उन्हें सरपास कर सकता हूं, और मैं वहां से चला जाता था। अब तुम्हारे साथ मुझे एक हफ्ता लगा हो, एक महीना लगा हो, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगने लगा था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। और वैसे भी अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मुझे सीखना हो। मेरे पास बस और बस टाइम की कमी थी, मुझ में पेशेंस नहीं था, और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो मुझे हमेशा के लिए ट्रेन कर सके, जिसे मैं ये सोचता था कि मैं उससे सरपास नहीं कर सकता। लेकिन जब से मैं ये सब कुछ छोड़कर डिमिट्री के पास गया था, तब से 6 महीने हो चुके हैं, और मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं डिमिट्री को, रोमन डिमिट्री को सरपास कर सकता हूं। तुम समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? और सीजर गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि एरीज डायरेक्टली ये कहना चाहता था कि रोमन डिमिट्री तुमसे सुपीरियर है। अब हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिरकार एरीज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है, वो इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। आर्केडिया से आने के एक हफ्ते बाद एरीज को एक टास्क दिया गया था कि तुम्हें वल्हला के टॉप 2 रैंकर्स को हराना है, अल्वारेज और सीजर। और एरीज वही प्रैक्टिस कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने अपनी एनर्जी कोर को यूटिलाइज करना सीख लिया है, लेकिन क्या सच में मैं उन दोनों को हरा पाऊंगा? और इस सेल्फ डाउट में तभी रोमन वहां पर आता और उसे कहता है कि अपनी तलवार सामने करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आज से इस प्रैक्टिस में मैं तुम्हारा ओपोनेंट बनूंगा।
और एरीज हैरान हो जाता है जब वो रोमन को देखता है। वो अपने दोनों हाथों में एक एक तलवार लेकर आ रहा था और वो सोचता है कि डुअल विल्डिंग का ये तरीका बिल्कुल अल्वारेज की तरह है, जो कि सेकंड रैंकर है वल्हला में। वो एरीज के साथ मैच करता है और वो नीचे गिर जाता है। वो दोबारा अटैक करता है, दोबारा नीचे गिर जाता है। और एरीज सोचता है कि यार ये फैसिनेटिंग है कि मेरे जैसा ताकत और स्वॉर्ड्समैन एक हफ्ते की प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट जमीन पर ही रहता था और मैं एक भी मेथड नहीं सोच पा रहा था कि जिससे मैं रोमन को हरा सकूं। और अब रोमन कहता है कि ये बहुत हुआ, अल्वारेज को छोड़ो, अब मैं डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और अब मैं सीजर के स्टाइल में तुम पर अटैक करूंगा। और एरीज के चेहरे पर पसीने आने लग जाते कि मास्टर आप मतलब नहीं भी करेंगे तो भी मैं जीत जाऊंगा। और उस दिन एरीज को रियलाइज हुआ था कि एक ऐसी दुनिया है जो कभी भी रीच नहीं कर सकता, एक ऐसा इंसान है जिसे वो कभी भी बीट नहीं कर सकता, और वो दुनिया थी लॉर्ड रोमन की दुनिया। वो इंसान था लॉर्ड रोमन। उसके बाद वहां पर अनाउंसर अनाउंस करता है कि डुअल ऑफ डिसीजन अब शुरू होता है। वहां पर सीजर फुल स्पीड में अटैक करने के लिए भागता है। वो पहला स्लैश करता है और एरीज जंप करके बैक फ्लिप करता है ताकि उसके अटैक को डॉज कर सके। और सीजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बार बार अलग अलग स्लैश, अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक से उस पर अटैक करता है। लेकिन उस टाइम पर एरीज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो कि रोमन ने उसे कहा था कि सीजर को बारबेरियन वॉरियर कहते हैं क्योंकि वो हमेशा रिलेंटलेसली बिना रुके अपने ओपोनेंट को पुश करता रहता है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर एक सिंगल बढ़िया स्ट्राइक करनी है, क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, उसकी पूरी टेक्निक बस इस बात पर होती है कि वो अपने दुश्मन को ओवरवेल्म कर ले और अटैक करने का मौका ही ना दे। तो अगर तुम उन सारी चीजों को हटाकर उस पर अटैक कर देते हो तो वो शायद अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। और उसी एक ओपनिंग का फायदा उठाकर वो उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक तो करता ही है, उसके साथ साथ उस पर अटैक भी करता है। और ये देखकर सीजर हैरान हो जाता, उसके चेहरे पर डर नजर आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये छोटी सी ओपनिंग से स्लिप कर गया। वो उस पर अटैक करता है लेकिन तब भी एरीज उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और उस टाइम पर एरीज मनी मन सोच रहा था कि मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी, लॉर्ड रोमन को फॉलो करने की चॉइस आज सही थी, कल सही होगी, हमेशा सही होगी। क्योंकि उनके साथ ट्रेन करने के बाद मुझे ये पता चला कि एक बड़े मॉन्स्टर के साथ ट्रेन करो तो सीजर जैसे मॉन्स्टर तो बस चलते फिरते नमूने लगते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एरीज ये बात उसके मुंह पर कह देता है, जो कि उसे बहुत चुभती है। और अब वो अपनी फाइनल टेक्निक को रिलीज करता है, जो कि उसकी सबसे खतरनाक और सच में डेंजरस टेक्निक है, सीक्रेट आर्ट क्रिम्सन लाइटनिंग स्लैश। और जब एरीज पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरा हुआ देखता है तो एक बात याद करता है, वो टाइम रिकॉल करता है जो डिमिट्री के साथ ट्रेन कर रहा था। और उसकी माइंड की डेप्थ में उसे एक चीज याद आती है, वो अपनी सारी मेमोरीज को वहां पर लेकर आता है और वो याद करता है कैसे रोमन यूज करता था हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट। और एरीज भी उसकी फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है। अब क्या एरीज सच में इस टेक्निक को यूज कर पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एरीज ने रोमन को हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट करते हुए देखा था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे याद कर लिया था क्योंकि उसके दिमाग में वो टेक्निक बिल्कुल फिट हो चुकी थी। लेकिन बीच अटैक में एरीज के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हालांकि एरीज को एक जीनियस कहा जाता था स्वॉर्ड्समैनशिप का, लेकिन उसने आज से पहले कभी भी ये स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने का ट्राई नहीं किया था। एरीज स्ट्राइक करता है लेकिन उसकी बॉडी, उसकी सोल, उसका माइंड, सब कुछ एक असली हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट का बस कुछ फ्रैक्शन ही कर पाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो थोड़ी सी इमिटेशन भी, मतलब रोमन डिमिट्री की थोड़ी सी पावर भी वल्हला के टॉप रैंकर को हराने के लिए काफी थी। और वो एक ही स्लैश में सीजर का सर और धड़ अलग कर देता है। और ये सब कुछ करने के बाद भी, वल्हला किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हराने के बाद भी एरीज के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं सिर्फ एक इमिटेशन ही कर सकता हूं, मैं नकल कर सकता हूं रोमन डिमिट्री की असली पावर की। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ सकता हूं, मैं और स्ट्रांग बन सकता हूं क्योंकि मैंने ये फैसला लिया था कि मैं लॉर्ड रोमन को फॉलो करूंगा। और उसके बाद सीजर का सर उसके पैरों के पास आ जाता है और वहां पर सब लोग हैरान हो जाते कि एरीज ने सीजर को डिफीट कर दिया और अब वो असेंड कर चुका है वल्हला के टॉप रैंक पर। उसके बाद वहां पर कम्युनिकेशन डिवाइस से वल्हला के सारे लोग इसे देख रहे थे और वो खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एरीज के लिए चीयर कर रहे थे और फाइनली उन्हें एक बहुत टाइम बाद एक असली वॉरियर देखने को मिला है। और जहां दूसरी तरफ किंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि यार ये क्या है, ये सीजर कैसे हार गया,
क्या इसमें इतना भी दम नहीं था कि ये इस बच्चे को हरा सके? वो चिढ़कर वहां से चला जाता है, लेकिन एरीज अब भी वहीं पर खड़ा था और सोच रहा था। वो अपनी तलवार ऊपर करता है और कहता है कि वल्हाला के लोगों, मेरी बात सुनो। आज से और अभी से मैं वल्हाला के टॉप रैंक या फिर रैंक लिस्ट से अपने आप को विड्रॉ करता हूं। मैं वल्हाला का पार्ट नहीं हूं। और सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते कि ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन एरीज वहां पर बस अपनी तलवार को ऊपर करके खड़ा था और कुछ नहीं। लोग उसे देख रहे थे और एंटिसिपेट कर रहे थे कि आगे क्या होगा, वो क्या बताएगा। और वो बताता है कि 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, मैंने सीजर को देखा था, वो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर 10 साल बाद सीजर से लड़ रहा था, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया था, वो वहीं पर अटक कर खड़ा हो गया था। उसकी जो इच्छा थी कि उसे और ज्यादा आगे बढ़ना, और ज्यादा पावरफुल बनना है, वो सब कुछ ब्लॉक कर दिया था पॉलिटिक्स और पावर ने। वो उसी में कंज्यूम होकर एक जगह पर रुक गया था। एक ऐसी तलवार जिसकी कोई प्राइड ना हो, जो ताकतवर ना हो, वो बस ऐसे ही पॉलिटिक्स और पावर की वजह से बर्बाद हो जाती है। और इसी वजह से सीजर की स्वॉर्ड्समैनशिप खराब होती चली गई थी, और उसके साथ साथ वल्हाला भी उसी रास्ते पर चल रहा था। क्योंकि जब तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ही एक रास्ते पर चलेगा तो बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। तुम मुझे इस कंट्री के लिए एक ट्रेटर बुला सकते हो, एक धोखेबाज बुला सकते हो, लेकिन मैं एक वॉरियर पैदा हुआ था और एक वॉरियर की तरह ही इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा। मुझे फील होता है कि मैं अलाइव हूं क्योंकि मैंने डिमिट्रीज को ज्वाइन किया है। जब से मैंने डिमिट्रीज को ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक मैं इमेंसली इंप्रूव कर पाया हूं। मुझे और वल्हाला के सारे लोगों को ये याद करना होगा कि हम डिसेंडेंट्स हैं वॉरियर ब्लड लाइन के। अब एरीज यहाँ पर वल्हाला के सारे लोगों को एड्रेस कर रहा था, और उस टाइम पर वो सब लोग बस आपस में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिरकार वल्हाला ऐसा कब बन गया। ये एक ऐसी जगह होती थी जहां पर वॉरियर्स पैदा होते थे, लड़ते थे और यहीं पर मरते थे। वल्हाला के लोगों में, यहाँ के सिटीजन्स में प्राइड होती थी। ये एक नेशन था वॉरियर्स का। यहाँ की रैंकिंग भी स्पिरिट से बॉर्न हुई थी कि किसके अंदर कितनी ज्यादा वॉरियर स्पिरिट है। लेकिन तब भी सीजर जो कि वल्हाला को रिप्रेजेंट करता है, वो एक जगह रुककर ऑब्सोलीट हो गया था। ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक नेशन जो कि वॉरियर कहलाता है, जहां पर सब लोग वॉरियर होते हैं, वहां पर लोग आगे बढ़ना ही छोड़ दें, लड़ना ही छोड़ दें। उसके बाद वहां पर लोगों के बीच में एक इंसान खड़ा है जो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि एरीज कभी भी इंपीरियल फैमिली के लिए लॉयल नहीं रहा। वो डिमिट्रीज के पास चला गया था, लेकिन ये बात भी सच है कि एरीज वल्हाला की प्राइड है। और अब इस घटिया इंपीरियल फैमिली की वजह से उसने भी वल्हाला को अबैंडन कर दिया है। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि लूकस होता है, जो कि रोमन डिमिट्री की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को रन करता है और उसका लीडर है। और वो सारे लोगों को बताता है कैसे जब तक एरीज यहाँ पर था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वल्हाला के सारे लोग, सारे फाइटर, पूरी इंपीरियल फैमिली सबको रोकने में लगी हुई है। वो किसी को वॉरियर बनने देना ही नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही एरीज यहाँ से बाहर गया, डिमिट्रीज के पास गया, उसने कुछ ही टाइम में यहाँ के नंबर 1 वॉरियर को हरा दिया। और उसके बाद लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एरीज यहाँ से कुछ टाइम पहले ही गया था, वो इतने कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। वल्हाला सच में एक बेकार नेशन बन गया जहां पर कोई वॉरियर बचा ही नहीं है। और उसके बाद लूकस सबके सामने खड़ा होता है और उन सबसे एक सवाल पूछता है कि ये कितनी बेकार बात है कि एक ऐसा इंसान जो खुद तलवार भी नहीं उठा सकता, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो यहाँ का राजा है, अपना सर ऊपर करता है और सबकी परवाह किए बिना सारे फैसले लेता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये किंग बनने के लायक है? क्या वो इस धरती को रूल करने के लायक है जहां पर वॉरियर्स पैदा होते थे? क्या ये सच में वही वल्हाला है जो हम चाहते हैं? और वहां पर लोग भी यही सोचने लग जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कोई इंसान किसी का 14th सन क्यों ना हो, वो इनकॉम्पिटेंट हो, और तब भी वो राजा बन सकता है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उससे अच्छा तो वो है जो रिबेलियन को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। उनमें वॉरियर स्पिरिट है, वो लड़ने के लिए तैयार है अपने मॉरल्स, वैल्यूज, अपने वॉरियर ब्लड के लिए। अब वहां पर एक बहुत ही कमाल की चीज हो रही थी। इमोशन मिक्स हुए थे, शॉक के साथ, डिनायल के साथ, और अब उनका गुस्सा और ज्यादा सॉलिड होता जा रहा था, वो भी सिर्फ एक इंसान के खिलाफ, और वो था राजा और इंपीरियल फैमिली। और एक थॉट जो किसी की भी
भी दिमाग से नहीं निकल रहा था, वो एक इंसान फाइनली बोलता है कि हम सबको एक साथ वहां पर जाना चाहिए और वल्हाला की रियलिटी को बदलना होगा। हम अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ नहीं देख सकते। ड्यूक वीटो के साथ हमें खड़ा होना ही होगा, हमें इस रिबेलियन में पार्ट लेना ही होगा। और दूसरा इंसान चिल्लाता है कि अब हम और कुछ तो नहीं कर सकते, हमने इतनी गलतियां की हैं, लेकिन कम से कम हम अपने वल्हाला के लिए अपनी जान तो दे ही सकते हैं। और एरीज ने जो कुछ भी बोला था उससे वल्हालन सिटीजन्स के दिलों में आग जल गई थी और अब वो सब लड़ने के लिए तैयार थे। और वहीं दूसरी तरफ जो नोबल्स थे वो आपस में प्लान कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। वहां पर काउंट गोमेज अपने असिस्टेंट के साथ या फिर एक सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रहे थे कि ये रोमन डिमिट्री, मुझे पता था कि ये हमारा रास्ता जरूर रोकेगा, लेकिन ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। और दूसरा इंसान कहता है कि काउंट गोमेज, ये एक ऑल आउट वॉर होगा, जो साइड पहले अपना पैर पीछे लेकर जाएगी वो हार जाएगी। और उसका असिस्टेंट हैरान हो जाता, तो आप क्या चाहते, क्या हम नॉर्दर्न फ्रंट को छोड़कर पीछे चले जाएं? और वो कहते कि तुम आधी बात समझे, आधी नहीं। डिमिट्रीज की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। वो एरीज को हाईएस्ट रैंक वॉरियर से लड़वाना चाहते हैं ताकि वो वहां पर बिजी हो जाएं, और उसके साथ साथ वो नॉर्दर्न फ्रंट पर अटैक करेंगे ताकि हम रिबेल फोर्सेस पर अपना पूरा ध्यान फोकस ना कर सकें। और एनिमी अलायंस के पास 1 लाख ट्रूप्स हैं और ये काफी नहीं है वल्हालन किंगडम को हराने के लिए या फिर नॉर्दर्न फ्रंट को तोड़कर अंदर आने के लिए। वो पूरा अटैक जो नॉर्दर्न फ्रंट पर हुआ था वो बस एक स्पेक्टिकल है, ध्यान खींचने के लिए, और कुछ नहीं। उनका रियल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि अभी हेरनार्ड में हैं। लेकिन दूसरा इंसान पूछता है क्या होगा अगर रोमन नॉर्दर्न फ्रंट को हराकर अंदर की तरफ आ जाए तो? और काउंट गोमेज कहता है तो हम कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। क्रोनोस ने ये कहा था कि वो कभी भी डिमिट्रीज पर दोबारा अटैक नहीं करेगा। उन्होंने सीज फायर को अनाउंस किया था, लेकिन वो कायरो के बॉर्डर पर अपने फोर्सेस को तो तैनात कर ही सकते हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि मार्की बेल्फिर कमार के हैं, उन्होंने पहले ही सारा रास्ता ढूंढ लिया था, ये सच में एक परफेक्ट प्लान है। लेकिन तभी वहां पर एक इंसान आता है और कहता है मार्की बेल्फिर, यहाँ पर एक मैसेज आया है जो कि नॉर्दर्न फ्रंट से और खासकर आपके लिए आया है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि नॉर्दर्न फ्रंट से क्या मैसेज आया। वहां पर तो सारी बात हो गई थी और जब वो वीडियो कॉल करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई इंसान माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन नॉर्दर्न फ्रंट हार चुका है, यहाँ पर अब रोमन डिमिट्री का कब्जा है। और उसे हटाने के बाद वहां पर खुद रोमन डिमिट्री आता और कहता है कि मार्की बेल्फिर, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, मैंने तुम्हें ब्रागन का सर भेजा था और तब भी तुम नहीं समझे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और तब भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे, तुम मुझे ऐसे मिलने आए थे। और वो दोनों हैरान होते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉर्दर्न फ्रंट हार गए, वो इतनी जल्दी कोलैप्स हो ही नहीं सकता। और रोमन उन्हें कहता है कि वैसे भी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पर रुकने की, लेकिन हाँ, अगर तुम यहाँ पर नॉर्दर्न फ्रंट पर वल्हाला किंग को यहाँ पर लेकर आते हो, अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगता है, तो मैं शायद सोच सकता हूँ कि मैं इस किंगडम को बख्श दूं। लेकिन वो दोनों गुस्सा हो जाते और कहते कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कभी नहीं होगा, वल्हाला का किंग तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा, तुम चाहे जो कर लो। क्रोनोस की फोर्सेस अभी कायरो के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रही हैं और तुम 2 जगह पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। मैं खुद यहाँ पर रिबेल फोर्सेस को खत्म करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा और रोमन डिमिट्री और डिमिट्रीज का नाम इस पूरे कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। लेकिन रोमन वहां पर बहुत ज्यादा शांत खड़ा था और वो कहता है कि अब मुझे तुम्हें शायद एक लेसन सिखाना होगा कि तमीज किस चीज का नाम होता है। वहीं पर मार्की बेल्फिर कहता है कि तुम क्रोनोस और वल्हाला दोनों को अपना दुश्मन बनाकर नहीं रह सकते। लेकिन रोमन कहता है कि मैं तो जिंदा रहूंगा, मैं जीतूंगा भी, वल्हाला से भी और क्रोनोस से भी, और मैंने तुम्हारे वर्ड से वल्हाला की इंटेंट सुन ली है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। तुम अब भी यही सोच रहे हो कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूं, तुम कितने नाइव हो। मैं आगे बढ़ता रहूंगा और उसके बाद ये एक ऑल आउट वॉर होगी, और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो एक बात याद रखना कि तुम्हें खुद मेरे सामने आकर मुझसे फाइट करनी होगी, और तब भी अपनी आवाज ऐसी ही रखना, जितनी ऊंची आवाज में तुमने अब बोला है उतनी ही ऊंची आवाज में मुझे तब सुनना है जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। और कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वो 2 ऑफिशियल जो कि रोमन से बात कर रहे थे उनमें से एक कहता है कि जिस इंसान के साथ हम डील कर रहे हैं उसका नाम है रोमन डिमिट्री, और वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ब्लफ करता है या फिर झूठ बोलता है। और काउंट गोमेज उसके सामने खड़ा था, उसका चेहरा डार्क हो चुका था और वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से अवेयर हूं कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि जहां पर वो कम्युनिकेशन क्रिस्टल रखा हुआ था उस पोडियम पर लात मारता उसे नीचे गिरा देता और कहता है कि ये रोमन डिमिट्री अपने आप को समझता क्या है। लेकिन उसका सबऑर्डिनेट अभी भी बोलने से रुकता नहीं है। वो कहता है काउंट गोमेज, अगर हम रोमन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना जाने वो कितनी तबाही करेगा।
नॉर्मली तो ये इम्पॉसिबल होगा कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स के साथ कैपिटल तक आ सके, लेकिन रोमन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जहां पर उसने हर एक चीज को ओवरकम किया है, चाहे वो कितनी ओवरवेलमिंग हो, कितना भी डिफरेंस हो, मिलिट्री फोर्सेस में डिफरेंस हो, जैसा कि उसने क्रोनोस के खिलाफ किया था। और अब काउंट गोमेज के उस सबऑर्डिनेट को डर लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स के साथ भी वो इतना डैमेज कर सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद काउंट गोमेज अपनी मुट्ठी टाइट करता है और कहता है कि मुझे एम्परर से मिलना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि पूरे वल्हाला किंगडम में सिर्फ एक ही टैबू है या फिर एक ही रूल है जो कोई तोड़ना नहीं चाहता, और वो है कि तुम एम्परर से नहीं मिल सकते अनटिल और अनलेस उसने खुद रिक्वेस्ट करके तुम्हें वहां पर बुलाया हो या फिर कोई काम हो। जो भी वहां पर गया है उसे बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा। उसके बाद हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि किंग से मिलने के लिए गया था, लेकिन हर तरफ लाल रंग का, बस तुम समझ जाओ, उसे बहुत दर्द सहन करना पड़ता है। और उसके बाद भी ये दोनों किंग के पास पहुंच जाते हैं कांपते हुए, डरते हुए कि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और किंग अपनी कुर्सी से उठता है, बोर्ड बहुत ही लेजी सा मार्की बेल्फेयर के पास आता है, और उसके बाद वो काउंट गोमेज से पूछता है और वो कहता है कि यस माय लॉर्ड। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, किंग आता और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उसका सबऑर्डिनेट अपना मुंह भी ऊपर नहीं करता है क्योंकि उसे डर लग रहा था, और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। जैसे ही वो बोलने वाला होता है उसे एक और चांटा मारता है, खून यहाँ वहां गिरने लग जाता है। उसे इतने चांटे मारता है कि उसके मुंह से खून आने लग जाता है। वो दोबारा से उसका नाम लेता है, काउंट गोमेज। वो बोलने की कोशिश करता है, वो दोबारा से उसे लात मारता है और जमीन पर गिरा देता और कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि मेरे यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने तुझे पावर, सारा कंट्रोल क्यों दिया था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे परेशान ना करो। और उसे कहता है क्या यही वो रिजल्ट है जिसके लिए मैंने तुम्हें इंटरेस्ट किया था? इतनी पावर देने का तुम्हें क्या फायदा हुआ? उसके बाद वो उससे माफी मांगने लग जाते हैं और बार बार माफी मांगते हैं। और वो किंग अनॉय होकर कहता है कि हाँ, तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए, और मुझे तुम जैसे लोग जो यहाँ वल्हाला में पैदा हुए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वेली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये खुद वल्हाला का किंग है। तो लेकिन उसके बाद किंग अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता है और कहता है कि जो लोग बहुत ज्यादा मैनली बनने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं एक वॉरियर हूँ, जो लिनिएज की बात करते हैं, जो नॉनसेंस बात करते हैं और रियलिटी को फेस करने से पीछे हट जाते हैं, वो उन सारे लोगों की बात कर रहा था जो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रेव वॉरियर्स माने जाते थे। अब किंग शायद ऐसा इसलिए भी कह रहा था क्योंकि वो उन सब से जेलस था, क्योंकि वो स्ट्रांग थे, लीडरशिप उन क्वालिटीज उनमें थी, और तो और वल्हाला के इस एम्पायर में जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यू होती थी वो किंग के पास बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद वो फाइनली अपने मन में एक स्टेटमेंट कहता है कि जब मैं रोमन को देखता हूँ मुझे सच में वही सारी बातें याद आ जाती हैं कि वही वॉरियर ऑनर की, लेगेसी की, उन लोगों की याद आती है जिन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई थी और कहा था कि ये राइटफुल एयर नहीं है, ये राजा बनने के लायक नहीं है, जिन्होंने मुझे कहा था कि इंपीरियल हाउस होल्ड का जो लॉ है मैं उसे फॉलो करूं। और रोमन एक इतनी छोटी सी जगह होने के बाद भी वो इतनी ग्रेट हाइट्स तक पहुंच चुका है, और वल्हाला की जो वॉरियर स्पिरिट थी उसमें डीपली एनग्रेव्ड है, और मुझे ये सबसे ज्यादा नापसंद है। लेकिन उसके बाद वो राजा मैनाइकली वहां पर हंसने लग जाता है और वो दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं कि राजा को क्या हुआ। और उसके बाद वो कहता है कि क्या वो मेरे पास यहाँ पर आएगा या फिर उससे पहले ही मेरी आर्मी रिबेल्स को खत्म कर देगी। और वो उन सब को ऑर्डर देता है कि डिमिट्री के भागने के सारे रास्ते बंद कर दो और उसके बाद हमारी सारी फोर्सेस को हरनाड में भेजो ताकि वहां पर वो रिबेलियन आर्मी को एक ही बार में खत्म कर सकें, और एक इंसान को भी जिंदा मत छोड़ना, मुझे सब के सब खत्म चाहिए। जिन्होंने भी रिबेलियन में पार्ट लिया है वो सब मारे जाएंगे, उनका परिवार मारा जाएगा। वो दोनों ही वहां पर कहते हैं कि जैसा आप कहें हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और उसके बाद किंग तब भी हंसता रहता और कहता है कि रोमन डिमिट्री, मैंने अपना फैसला कर लिया, अब देखते हैं कि तुम क्या फैसला करते हो। क्या तुम रिबेल्स को बचाओगे या फिर तुम अपने आप को बचाओगे या फिर तुम मुझ पर अटैक करने के लिए आओगे? क्योंकि राजा को पता था कि अगर रोमन डायरेक्टली जाकर रिबेल्स के साथ इंक्लूड हो जाएगा तो उनका पूरा ये रिबेलियन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसी बाहर के इंसान की हेल्प लेंगे, और अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो रिबेल्स की हेल्प नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन की शुरुआत होती है जहां पर रोमन और क्रिस बात कर रहे थे, जहां पर क्रिस उसे बताता है कि एम्परर की आर्मी हरनाड की तरफ जा चुकी है, और ये खबर अब रोमन के पास पहुंचती है और वो दोनों वहां पर टेंट में मीटिंग कर रहे होते हैं कि अब आप क्या करोगे लॉर्ड रोमन।
क्या हम सच में इस प्लान के साथ आगे प्रोसीड करने वाले हैं या फिर नहीं। और रोमन कहते कि ये एक ऐसी बैटल है जहां से हम पीछे नहीं हट सकते, हम चाहें या फिर ना चाहें हमें इसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा। अब अगर हम रिट्रीट करते हैं तो हमें सिर्फ एक सिंगल डिफीट नहीं मिलेगी, हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। जब हमने ब्रैगन का सर उस डब्बे में रखकर भेजा था उसके बाद से ही ये गेम ऑफ स्ट्रगल शुरू हो गया था। जो पीछे हटेगा वो सब कुछ हार जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि हरनाड में जो रिबेलियन चल रहा है वो हमारी मदद के बिना तो नहीं जीत पाएंगे। अगर उनका रिबेलियन फेल होता है और किंग दोबारा से वल्हाला में सब कुछ स्टेबल कर लेता है तो हमारे दो बहुत ही बड़े बड़े दुश्मन बन जाएंगे, क्रोनोस और वल्हाला दोनों, जो कि हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और क्रिस रिपीट करता है कि आपने सही कहा, अगर हम पीछे हटते हैं तो हमें सब कुछ गंवाना पड़ेगा, अगर वो पीछे हटते हैं तो उनका सब कुछ चला जाएगा। उसके बाद रोमन पॉइंट करता है तीन चीजों की तरफ, पहला होता है लियोनोस, दूसरा होता है पोर्ट बेले और तीसरा होता है सेंटिनो। ये तीन शहर हैं जहां से होकर हम वल्हाला की कैपिटल तक जा सकते हैं। ये तीन अलग अलग रास्ते हैं। स्पेशली जब हम सेंटिनो पहुंचेंगे तो वहां पर एक वार्प गेट है जिससे हम सीधा वल्हाला में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम एक हफ्ते में इन तीनों जगह को तबाह कर देते या फिर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो उसके बाद हम वल्हाला के लिए ग्रेटेस्ट थ्रेट बन जाएंगे और उन्हें हमें टैकल करना ही पड़ेगा। वो या तो हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे या फिर अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजेंगे या कुछ तो जरूर करेंगे जिससे रिबेलियन को या फिर रेबेल्स को टाइम मिल जाएगा अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। और अब रोमन स्माइल करता और उसे पता है कि किंग क्या करने की कोशिश कर रहा है और रोमन अपने मन में कहता है कि क्या अब तुम मुझे इग्नोर कर पाओगे? मैं इतना डैमेज करूंगा कि मुझे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हमें वो पहला शहर दिखाया जाता है लियोनोस, जहां पर वहां का कमांडर खड़ा था और दूर उसे रोमन की आर्मी आते हुए दिख रही थी और वो सोचता है कि बुरी मुसीबत यहाँ पर आ चुकी है। और ये था विस्काउंट लियोनोस और वो सोचता है कि यहाँ पर 1 लाख सोल्जर्स की एलाइड फोर्सेस आई है। और उस टाइम पर उसके हाथ में एक लेटर था जो कि किंग ने उसके पास भेजा था। उसमें लिखा था, विस्काउंट लियोनोस, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आपको इन्हें हराना है और उससे पहले 1 हफ्ते तक इन्हें रोक कर रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ये करना ही होगा चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। और उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए डार्क हो जाता है कि चाहे मुझे अपनी जिंदगी ही क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि बस कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नहीं यहाँ पर रोकना है। और उसके बाद वो गुस्से में कहता है कि रोमन डिमिट्री, मैं तुम्हें अपना रिजॉल्व दिखाऊंगा, मेरे सोल्जर्स कितने ताकतवर हैं, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। अब रोमन डिमिट्री वहां पर शहर के आसपास जाकर कैंप करते हैं और उसके सोल्जर्स कहते हैं कि आज पहला दिन है लेकिन अपना गार्ड डाउन मत करना, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना। अगला दिन आता है वो तब भी वहीं पर होते हैं और काउंट लियोनोस वहां पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार ये वहां पर कर क्या रहे हैं, इतने आराम आराम से आगे आ रहे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव सीज था? क्या यहीं पर ये रुक कर बैठे रहेंगे? क्या ये यहाँ पर अटैक करने के लिए नहीं आए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गिव अप कर दिया हो? पर लेकिन ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती है। लेकिन फिर वो और कॉन्फिडेंट होने लग जाते हैं कि चाहे कोई इंसान कितना भी स्किल्ड हो, रोमन कितना भी कमाल का हो, उसकी इमेज चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। 1 लाख ट्रूप्स के साथ कोई भी वल्हाला में एंटर नहीं कर सकता और जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तभी वहां पर उसका सबऑर्डिनेट आता और कहता है कि माय लॉर्ड, बहुत ही बुरी खबर है। और वो कहता है क्या हुआ, क्या डिमिट्रीज ने अटैक शुरू कर दिया है? और वो कहता है कि नहीं, उससे भी कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। पोर्ट बेला पर रोमन डिमिट्री ने अटैक कर दिया है। और वो सोचता है कि पोर्ट बेला पर वो अटैक कैसे कर सकता है, वो हमारे इस शहर लियोनोस से रियर में है, वो वहां पर कैसे पहुंचा? और फिर वो अपने सामने देखता और कहता है कि तो मेरे सामने डिमिट्री फोर्सेस कैसे हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और अगर ये यहाँ पर है तो वहां पर अटैक किसने किया है? अब इन सब के होने से 3 दिन पहले, मतलब अभी रोमन डिमिट्री को वहां पर आए हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन उससे भी 1 दिन पहले रिबेल कमांडर ड्यूक वीटो को एक लेटर गया था जहां पर उन्हें बताया गया था कि नॉर्दर्न फ्रंट लाइन ऑफ वल्हाला तबाह हो चुकी है, वहां पर रोमन ने कब्जा कर लिया। उसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड रैंकर थे, अल्वारेज और सीजर, वो दोनों ही मारे जा चुके हैं। अब एरीज फर्स्ट रैंक पर है जो कि रोमन डिमिट्री के साथ ही काम करता है। और वहां पर सैंचेज जो कि रोमन से मिलने के लिए आया था, वो कहता है कि एक ऐसी चीज को अकॉम्प्लिश करना जो कि इम्पॉसिबल थी और उसे रियलिटी में बदलना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोमन डिमिट्री एक ऐसा इंसान है जो इन सारी चीजों को सर्वाइव कर सकता है और कंप्लीट कर सकता है। यहां तक कि जब वल्हाला की इंपीरियल फैमिली ने क्लियरली और ओपनली सबके सामने उसे मारने की कोशिश की थी, वो तब भी
एनिमी नेशन से बचकर सेफली वहां पर निकल गया था और अब वो वापस आया है बदला लेने के लिए। और ड्यूक वीटो वहां पर कहते हैं कि वल्हला इंपीरियल फैमिली को हटाने के लिए वहां पर और दोबारा से ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए हमें अपना रीजन पूरे वल्हला तक पहुंचाना होगा। हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हमारा साथ दे। जितना लंबा हम इस रिबेलियन को लेकर जाएंगे उतने ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी और उतने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और उतने ज्यादा हमारे चांसेस होंगे जीतने के। और अब वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है और कहता है कि ये हमारे लिए बेस्ट चीज है, क्योंकि रोमन डिमिट्री की वजह से वल्हला इंपीरियल फैमिली अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम पर अटैक नहीं कर सकती। अगर हम बस और बस 1 महीने तक इस पूरे रिबेलियन को कंटिन्यू रखते हैं तो हम किंग को हरा पाएंगे और दोबारा से सब कुछ वापस लेकर आ पाएंगे। लेकिन अब बैक टू प्रेजेंट हेरनार्ड में वहां पर सोल्जर्स हैरान हो जाते कि यार हम इस चीज को कैसे रोकेंगे। द एम्परर ऑफ वल्हला उसने नॉर्दर्न फ्रंट को, जहां पर रोमन डिमिट्री था, उसको कंप्लीटली अबैंडन कर दिया और अपने 1 मिलियन सोल्जर्स यहाँ पर हरनार्ड में भेजे हैं ताकि वो रिबेलियन को खत्म कर सके। और वहां पर मेटल आर्मर पहने हुए बहुत सारे नाइट्स आते हैं और ये वल्हला एम्परर की पर्सनल आर्मी के रॉयल नाइट्स थे। डिमिट्री वॉर के लास्ट एपिसोड में रोमन डिमिट्री ने वल्हला के नॉर्दर्न बॉर्डर पर अटैक किया था और उसी के साथ साथ वल्हला के अंदर एक रिबेलियन चल रहा था। अब वल्हला की जो किंग है उसके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्या उसे नॉर्दर्न बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस को भेजकर रोमन को रोकना चाहिए या फिर उसे जाकर पहले रिबेलियन को खत्म करना चाहिए। और वो सारे के सारे अपने 1 मिलियन सोल्जर्स भेज देता है हेरनार्ड की तरफ, जहां पर रिबेलियन चल रहा था। वो पहले रिबेलियन को खत्म करेगा, उसके बाद रोमन को संभालेगा। और वहीं दूसरी तरफ रोमन आगे बढ़ते हुए आ जाता है नॉर्दर्न बॉर्डर से और शहरों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। और अब 1 मिलियन सोल्जर्स हेरनार्ड की तरफ जा रहे थे। अब आगे वहां पर सोल्जर्स मार्च करते हुए दिखते हैं, एक के बाद एक सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और जहां तक नजर जाती है वहां पर बस और बस सोल्जर्स ही थे। और जो वल्हला में रिबेलियन फोर्सेस का लीडर होता है वो सोल्जर्स को देखकर सोचता है कि यार अगर इतनी दूर से देखे तब भी वहां पर कई लाख सोल्जर्स हैं। और उसका जो असिस्टेंट होता है या फिर सबऑर्डिनेट होता है जो कि पहले रोमन से मदद मांगने के लिए गया था, वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी वो बिल्कुल सही थी। यहाँ पर 1 मिलियन सोल्जर्स भेजे गए हैं और किंग ऑफ वल्हला ने सच में नॉर्दर्न बॉर्डर पर गिव अप कर दिया और अब वो पहले यहाँ पर आ रहा है हमें तबाह करने के लिए। और उसके बाद वो दोनों नोटिस करते कि वहां पर एक येलो फ्लैग होता है, जिसका मतलब ये है कि वहां पर रॉयल नाइट्स भी हैं जो कि एम्परर को गार्ड करते हैं और सबसे पावरफुल सोल्जर्स में से कुछ एक हैं। और ये देखकर वो और भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि रॉयल नाइट्स यहां पर आए हैं, मतलब किंग ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है उन्हें खत्म करने में। और रिबेलियन आर्मी का जो लीडर होता है वो सोचता है कि क्या एम्परर ऑफ वल्हला क्लियरली ये बताना चाहता है कि वो रिबेल आर्मी को सप्रेस कर सकता है। अगर डिमिट्री फोर्सेस यहां पर आकर कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करती हैं तो उन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पर 1 मिलियन सोल्जर्स हैं और यहां पर हमारे पास बस और बस 2 लाख वॉरियर्स हैं। दोनों ही चीजों में, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही हम ओवरवेलमिंगली आउटमैच्ड हो चुके हैं और यहां से टेंशन एस्केलेट करना शुरू करती हैं। और वो कहता है कि 15 दिन छोड़ो, अगर हम यहां पर 1 हफ्ता सर्वाइव कर पाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और इसी ओवरवेलमिंग एंजाइटी के साथ बैटल शुरू होती है जो कि डिसाइड करेगा वल्हला का फ्यूचर। रिबेल आर्मी वर्सेस आर्मी ऑफ किंग ऑफ वल्हला। ये बैटल शुरू होती है और बैटल शुरू होते ही सबसे पहले वहां पर ग्राउंड ट्रूप्स नहीं आते हैं, वहां पर आते हैं मैजिक फ्लेयर्स जो कि रिबेल आर्मी के डिफेंसेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और वहां पर मैजिक फ्लेयर बार बार अटैक कर रहे थे और रिबेल आर्मी का जो लीडर होता है वो सोचता है कि यार हमारा डिफेंस मैजिक कब तक काम कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ओवरवेलमिंग फोर्स थी। और उसके बाद वो सोचता है कि देखो वहां पर मेजिस हैं, यहां पर मेजिस क्या कर रहे हैं। आखिरकार किंग ऑफ वल्हला पागल हो चुका है, उसने मैजिक टावर को भी बैटलफील्ड में भेज दिया है। किसने सोचा था कि वेगाबॉन्ड मैजिक टावर के मेजिस भी यहां पर आएंगे हमारे खिलाफ। और वेगाबॉन्ड मेजिस वहां पर अपने मैजिक को चार्ज कर रहे थे और उसके बाद लाइटनिंग रेन, विंड फील्ड, सारी चीजों का यूज करते हैं उनके मैजिक डिफेंस को तोड़ने के लिए। और वो दोनों बस वहां पर खड़े होकर देख सकते थे, क्योंकि ये बस एक ऑन स्लॉट था जहां पर बस और बस टाइम की देरी थी, क्योंकि वो यहां पर अंदर आकर उन्हें मारेंगे जरूर। अगर 1 हफ्ते के अंदर यहां पर डिमिट्री नहीं आता है तो रिबेल फोर्सेस में सब के सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता जो कहता है कि सारे
सारे के सारे ट्रूप्स आगे बढ़ो और अटैक करो और हर एक हीनस ट्रेटर को खत्म कर दो। इनमें से एक भी गद्दार बचना नहीं चाहिए, कीड़े की मौत मरेंगे ये। और ये और कोई नहीं बल्कि काउंट गोमेज होता है, जो कि वल्हाला की इंपीरियल फैमिली का लॉयल कुत्ता है। और ये ऑर्डर सुनते ही सारे के सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। वो सीढ़ियां उस दीवार पर लगाते हैं ताकि वो अंदर जा सके, और वहां पर रिबेल आर्मी का जो लीडर होता है वो कहता है कि उनको ब्लॉक करो, वल्हाला का फ्यूचर हम पर डिपेंड करता है। अगर वो अंदर आ गए तो यहाँ पर वल्हाला का फ्यूचर खत्म हो जाएगा और वॉरियर स्पिरिट जिसके लिए हम जिंदा रहते, जिसके लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं, वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब ये यहाँ पर फाइट चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब से रोमन इस बैटलफील्ड पर आया था उसके 6 दिन बाद, डाइविजनरी ऑपरेशन के बाद, वहां पर रोमन और उसकी सारी फोर्सेस सेंटिनो पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक क्रूशियल शहर है वल्हाला के लिए, उसके डिफेंस फोर्सेस के लिए, टेलीपोर्टेशन के लिए। वहां पर रोमन खड़ा होकर ऊपर तरफ देखता है और कहता है कि मैं हूं रोमन डिमिट्री और मैं आया हूं डिमिट्री किंगडम से, और मैं लॉर्ड ऑफ सेंटिनो को चैलेंज करता हूं एक सिंगल कॉम्बैट के लिए। और वहां पर दीवार पर जो फोर्ट्रेस पर सारे सोल्जर्स खड़े थे उनकी आंखें डार्क हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सिंगल कॉम्बैट का मतलब क्या होता है। क्योंकि रोमन डिमिट्री एक पावर हाउस है और वो जिसके भी सामने जाता है उसे तबाह कर देता है। और लॉर्ड सेंटिनो जो कि इस शहर का लीडर है वो उतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। और लॉर्ड सेंटिनो वहां पर दिखाया जाता है जो कि एक नॉर्मल सा वीक सा इंसान लगता है, और वो कहता है कि वल्हाला एक नेशन है वॉरियर्स का, लेकिन तब भी मैं रोमन जैसे पावर हाउस के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसने बारबोसा को हराया था, अगर वो बारबोसा को हरा सकता है जो कि वल्हाला का 6th रैंकर है, तो मैं तो कहीं पर नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है रोमन के सामने। और वो सोचता है कि अगर मैं सिंगल कॉम्बैट में इसके साथ एंगेज करूंगा तो मैं हारूंगा ही हारूंगा। इसीलिए वो कह देता है कि मैं रिफ्यूज करता हूं, और उसे कहता है कि तुम्हारी इंटेंशंस बिल्कुल ऑब्वियस है, तो मैं आखिरकार तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करूंगा। और रोमन तो उसकी तरफ देखता और कहता है कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, मैंने सुना था कि वल्हाला एक नेशन है जो कि वॉरियर्स को जन्म देता है, जो कि कभी भी किसी डुअल से, किसी लड़ाई से भागते नहीं है, और एक तुम हो, अपने आप को देखो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वल्हाला इतना डिजेनरेट हो जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट को देखेगा। वॉरियर स्पिरिट को तुम भूल चुके हो और अब वो तुम्हारे अंदर है भी नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम इतने ही कायर हो तो मैं एक और चीज आगे रखता हूं। अगर तुम ये गेट खोल देते हो तो मैं खुद वहां पर अकेला आऊंगा और तुमसे और तुम्हारे सारे एलीट सोल्जर से एक अकेला इंसान लड़ूंगा, और मैं इस स्पॉट से पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम मुझे पीछे हटा देते हो तो मैं हार मान लूंगा। और सेंटिनो अपने दांत टाइट करता और कहता है कि मैं क्या करूं। और अब रोमन वेट करते करते थक चुका था और कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं खुद वहां पर आता हूं। उसके बाद वो वहां पर एक स्क्रोल ओपन करने लग जाता है और सेंटिनो को समझ में आ जाता है कि एक मैजिक स्क्रोल है, और वो जैसे ही उसे फाड़ता है उसे उड़ने के लिए मैजिकल विंग्स मिल जाते हैं। अब रोमन उड़ते हुए उसकी तरफ जाता है जहां पर वो खड़ा था, और सेंटिनो डर जाता और कहता है कि जल्दी उसे शूट करो, उसे नीचे गिरा दो। वहां पर उसके बहुत सारे सोल्जर्स तीर चलाते हैं ताकि वो रोमन को नीचे गिरा सके, लेकिन उसके साथ साथ उसके आगे फायर शील्ड आ जाती है। ये देखकर सेंटिनो और ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये मैजिक शील्ड भी कैसे यूज कर सकता है। लेकिन ये वो नहीं कर रहा था, ये कर रहा था फीलिक्स, जो कि फीनिक्स मैजिक टावर का हेड है। वो ये देखते हुए स्माइल करता और रोमन सीधा जाकर सेंटिनो के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर सेंटिनो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था कि रोको उसे, किसी भी हालत में रोको। लेकिन रोमन सीधा उस टावर पर लैंड करता और वहां पर तबाही शुरू हो जाती है। हर तरफ धुआं होता है, उसके जो एलीट सोल्जर्स होते हैं उनका मुंह नीचे ग्राउंड में गड़ा होता है, हर तरफ लाल ही लाल चीज होती है, दीवारें टूट जाती है, सोल्जर्स तबाह हो जाते हैं। और रोमन वहां पर खड़ा होता है, सेंटिनो को पकड़कर उसका हाथ उसके सर पर होता है और वो उसे हवा में लटका कर रखता है। और अब रोमन अपनी मेनेसिंग स्माइल के साथ उसे कहता है कि वल्हाला इंपीरियल फैमिली को अभी के अभी कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, कि सेंटिनो खतरे में है। उसके बाद हमें एक कॉल दिखाई जाती है, जहां पर ये कॉल मिलती है मार्की बेल्फेर को। वो देखता है कि यार काउंट सेंटिनो मुझे क्यों कॉल कर रहा है। वो उठाता और वहां पर सेंटिनो से बताता है कि अभी रोमन डिमिट्री यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा अपसर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन सेंटिनो गिर चुका है, ये शहर तबाह हो चुका, अब यहाँ पर रोमन डिमिट्री का कब्जा है, हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। अगर तुम रीइंफोर्समेंट भेज दोगे तो हम शायद सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन वहां पर मार्की बेल्फेर कहता है कि काउंट सेंटिनो, उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो कहता है कि इंपीरियल रीइंफोर्समेंट
अभी वहां पर नहीं आ सकती। वो सब के सब हरनाड गए हुए हैं, जहां पर वो रिबेल आर्मी के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन तब भी अपनी इनकॉम्पिटेंस के साथ मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। और वहां से काउंट सेंटिनो कहता है कि आखिरकार तुम हमसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, प्लीज यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजो। इससे पहले कि और कुछ कह पाता, रोमन उसका सर कुचल देता है। और वहीं दूसरी तरफ से मार्की बेल्फिर की आवाज आती है कि अगर तुम रोक नहीं सकते तो वल्हाला के लिए मर जाओ। ये डिमिट्री वॉर का लेटेस्ट चैप्टर था, जो कि बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि इतने ही चैप्टर रिलीज हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत कमाल की सीरीज आई है, डेविल्स एडवोकेट, जो कि बिल्कुल हेलक्राफ्ट की तरह है। बिल्कुल वैसा ही आर्ट स्टाइल है और वैसी ही स्टोरी है, लेकिन और ज्यादा इंटरेस्टिंग। तुम उसे जाकर देख सकते हो, ये उसका थंबनेल है।